गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बच्चे, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं 2024 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 3 आज हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। हमारा सेक्शन ए है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है स्कैंडियम आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। वेरिएबल का मतलब होता है कि बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्कैंडियम है जो शो नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसका लोएस्ट एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज 21, जिसकी वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता। वट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो जैसे कि आपको पता है जहाँ पे इन होता है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, यानी कि आपका सिस और ट्रांस आइसोमर्स आपको बना के देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, तो ये कैसे पता करेंगे आप लोग? ये पता करेंगे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखकर। ठीक है, कि किसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड है इसका मतलब वो आपका डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वीक लिगेंड लगा होगा इसके साथ तो वो आपका पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा नेचर में। क्योंकि डायमैग्नेटिक पूछा है तो ऑब्वियसली दैट शुड बी विद द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको कंप्लीट करना है अपने रिएक्शन को। बहुत इजी रिएक्शन है, आपको दिख रहा है क्लोराइड है जो पोटेशियम के साथ निकलने की टेंडेंसी को रखता है। ठीक है, तो साइनाइड लग जाएगा आपका CH2 के साथ और ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पाउंड्स हैज द लोवेस्ट pKa वैल्यू, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है फॉर द एसिडिटी, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। P मतलब आपको रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे देखना है, तो इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे लीस्ट एसिडिक है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका मोर एसिडिक है, तो इसलिए इसकी लीस्ट लोवेस्ट पूछा है ना, इसकी लीस्ट pKa वैल्यू है। ज़्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसके पास 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। ये फिनॉल है, इसके पास 2, 4, 6 पोजिशंस पे नाइट्रो ग्रुप लगे हैं। नाइट्रोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है किससे? फिनोल से। इसने इस पूरे रिंग को बहुत ज़्यादा ही एसिडिक बना दिया है, तो जिसकी वजह से इसकी जो पीके वैल्यू है वो सबसे कम हो गई, लोवेस्ट हो गई। ओके, ये कॉम्प्लेक्स आपको एक ईथर दे रखा है, जब इसके HI से रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आपका ये वाला कंपाउंड। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने कई बार बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीडियोस मैंने क्रिएट की हैं इसलिए आप लोगों के लिए। जब रिएक्शन आप कराओगे ना तो जो आयोडीन है वो क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो लगेगा आपके स्मॉल एलिमेंट के साथ, यानी कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, और मिथाइल के साथ चला जाएगा। ठीक है बच्चा, और जो आपका हाइड्रोजन है वो चला जाएगा इस O के साथ, यानी कि आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, फॉर्म्स इन एल्कलाई सॉल्युबल प्रेसिपिटेट। ऑब्वियसली आपका प्राइमरी अमीन ही ऐसा काम करता है, तो इसका आंसर है डी, दैट इज अ प्राइमरी अमीन। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटीज, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो आपका सेकंड है ये वाला, इट इज अ सेकेंडरी अमीन। ठीक है, एक्वस मीडियम में पूछा है, ये ऑर्डर मैंने आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आपका प्राइमरी अमीन, उससे लीस्ट बेसिक होता है, उससे लीस्ट बेसिक होता है आपका टर्जरी अमीन, और सबसे लीस्ट होता है आपका जो आपका ये सिंपल वाला अमीन होता है। समझ में आया? ये ऑर्डर मैंने पहले भी आपको कई बार डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। द विटामिन विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कोएगुलेटिंग ब्लड, यानी कि ब्लड को कोएगुलेट यानी कि जमाने के लिए, उसे क्लॉट करने के लिए कौन सा विटामिन है जो काम आता है? तो दैट इज विटामिन के। ये बॉडी में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना ब्लड का फ्लो रुकता नहीं है अगर किसी वजह से वहाँ पे कट हो जाए आपकी स्किन में। ठीक है, व्हेन अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन देन द रेट कांस्टेंट, अगर कैटलिस्ट इंक्रीज कर रहा है आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? रेट कांस्टेंट आपका कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कैटलिस्ट इनहेंस कर रहा है आपके रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को। यानी कि रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछा था, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। A 1% solution of solute X is isotonic with a 6% solution of sucrose.
द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एक्स, सिंपल है, पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है, आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो जो आंसर आपका आएगा दैट विल बी 57 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ बेटा। अब क्योंकि आपको पता है जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक है, यानी कि जो आपका सोल्यूशन है ये वाला, इसको सपोज कीजिए पाई 1 मान लीजिए, ठीक है, और इस वाले को मान लीजिए जो सुक्रोज है उसको पाई 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका C1RT इक्वल टू C2RT, ठीक है ना। गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका बनेगा C1 इज इक्वल टू C2। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि मोलैरिटी है आपकी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2, यही हो जाएगा आपका। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, समझ में आया। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी कि आपका M1 अपॉन मोलर मास, ठीक है ना, और अपॉन में वॉल्यूम V1 इक्वल टू M2, ये आपका M है बेटा, अपॉन में M मोलर मास, ठीक है, और आपका V2। तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल कर आ गया, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। अब गिवन मास देखो, आपको 1% का सोल्यूशन दे रखा है, तो यानी कि 100% में आपका 1% है, यानी कि 100 ग्राम में आपका 1 ग्राम है, समझ रहे हो। 100 ग्राम में 1 ग्राम, तो 1 आपका गिवन मास हो गया, अपॉन में मोलर मास। इस सॉलिड का मोलर मास ही आपको यहाँ पे निकालना है x, तो ये तो आपके लिए एक क्वेश्चन है। इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है हम निकाल रहे हैं 100 ग्राम के लिए। हमारे पास 100 ग्राम के लिए अगर 1 ग्राम गिवन है तो 100 ग्राम को 1000 ग्राम में आप कन्वर्ट करोगे, समझ रहे हो ना, 1000 ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 1000। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया बच्चा। हमने इस 1 ग्राम को अपना लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इक्वल टू में इसका मास कितना है आपका 6%, यानी कि 6 अपॉन में मोलर मास कितना दे रखा है 342 अपॉन में 342, ठीक है, इनटू में ये आपका 6% यानी कि 6 ग्राम प्रेजेंट है आपका 1 लीटर के अंदर। तो 1 लीटर में यानी कि 1 अपॉन में 1000, इसको भी आप लोग इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, इस वाले की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आंसर आपका आएगा बी ऑप्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl द कैथोडिक रिएक्शन इज, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन ऑफ वाटर, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जब भी आप NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो जो कैथोड पे रिएक्शन होती है उसमें आपका वाटर का रिडक्शन होता है, ठीक है। नाउ असर्शन एंड रीजन, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी ऑप्शन होता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड डी ऑप्शन होता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो 13th क्वेश्चन का असर्शन है एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू वाटर लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, क्या ये सही है? यस, ये सही है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लैक ऑफ इट एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। बेटा गलत बात है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इसके लिए, यानी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी आर ऑलवेज सेम फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। बेटा बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड मोलिकुलरिटी इज डिटरमाइंड एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ डाईमिथाइल ईथर। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज हाई होता है डाईमिथाइल ईथर से। डाईमिथाइल ईथर का मतलब क्या है? आपका CH3OCH3, क्योंकि ईथर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इथेनॉल है आपका C2H5OH, ये जो OH ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है आपका, असर्शन आपका करेक्ट है। रीजन पूछ रहा है, कह रहा है इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही, आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जबकि डाईमिथाइल ईथर में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि 15 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट।
एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एनिलीन में आपका NH2 ग्रुप है जो कि एक लुईस एसिड है, सॉरी लुईस बेस है, ठीक है। और जो फिडल क्राफ्ट में आप यूज़ करते हो लुईस एसिड को, एनहाइड्रस AlCl3 को, तो दोनों रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और फिडल क्राफ्ट में आपको ऑर्थो पैरा चाहिए होते हैं, दैट्स वाई इट डजंट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो मैंने बताया दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ सेक्शन बी, डिफाइन मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन 1 मोलल ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आया? 1 मोलल सॉल्यूशन में जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। हाउ इज इट रिलेटेड टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से कैसे रिलेट करता है? इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, दैट इज KF इक्वल टू R इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू TF नॉट अपॉन में 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर? कई बार आपको बताया है पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ये मिक्सचर, ठीक है। गिव रीजन, क्यों रीजन, क्या रीजन है इसका? क्योंकि जो इथेनॉल एसीटोन की इंटरेक्शन है दैट इज वीकर, बहुत वीक होती है, क्योंकि ये एक अल्कोहल है और एक ही कीटोन है, इनकी इंटरेक्शन बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो वेपर प्रेशर है वो हाई हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। What type of azeotropic mixtures is formed by that deviation? Obviously minimum boiling azeotropes, okay. In a reaction, if the concentration of reactant X is tripled, the rate of reaction becomes 27 times. What is the order of the reaction? बच्चा जो यहाँ पे order होगा, सपोज कीजिए हमने एक एज्यूम किया कि रेट कांस्टेंट है, ठीक है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए, कोई भी हमने लिया अपना एक रिएक्टेंट, ठीक है, और उसका हमने जो ऑर्डर है वो X मान लिया। अब देखो हमसे बोल रहा है कि 27 टाइम्स क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो ये रेट है ये 27 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। और जो कॉन्सेंट्रेशन X की है वो ट्रिपल कर दी गई है, यानी कि 27 इज इक्वल टू K, ये आपकी ट्रिपल कर दी गई है एंड टू दी पावर X। समझ में आया? 27 को कैसे लिख सकते हो आप? इसे लिख सकते हो आप 3 की पावर 3, 3 क्यूब लिख सकते हो ना, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। दिस इज इक्वल टू K 3A टू द पावर X। तो ये 3 और 3 तो सेम आ गया। अब आप कंपेयर करोगे इस X को इस 3 से पावर को, तो ये आपकी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन निकल कर आ गई। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है बच्चा, ठीक है। चलिए नाउ state a condition under which a bimolecular reaction is kinetically a first order reaction। obviously आपकी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये आपकी बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं, लेकिन निकलती कौन सी है? ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। जब रिएक्टेंट आपका एक्सिस में होता है, कौन सा एक्सिस में होता है? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपके एक्सिस में होते हैं, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और सेकेंड ऑर्डर होने के बावजूद भी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलती है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशंस। आप देख रहे हो हर PYQ में 2 रिएक्शंस तो आपको दिखाई दे रही है हमेशा। तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5 सल्फाइड्स प्लस 6H प्लस क्या देते हैं आपको? 2Mn प्लस 2 प्लस 5 सल्फेट आपको मिलते हैं एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपके पास Cr2O7 2 नेगेटिव है प्लस 14H प्लस 6 Fe प्लस 2 मॉलिक्यूल्स क्या देंगे? 2 क्रोमियम प्लस 2 प्लस 3 वाला, ठीक है, प्लस 6 Fe प्लस 3 एंड प्लस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये रिएक्शंस तो आपको लर्न करनी है बेटा, ठीक है। विच हैलोजन कॉम्पाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन? ऑब्वियसली आयोडीन, इसके बिगर साइज की वजह से, ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है, दैट्स वाई। रीजन पूछा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वाई इज क्लोरोफॉर्म यूज्ड स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल्स? वैसे 10th क्लास का क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है, क्योंकि ये लाइट
की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, दैट्स टू अवॉइड दैट रिएक्शन विद लाइट इट इज स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्लोरोफॉर्म में पॉइजनस गैस फॉस्जीन का फॉर्मेशन करता है, वो ना हो पाए, फॉस्जीन। ठीक है, रिएक्शन लिखनी है ग्लूकोज की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ऑब्वियसली आपको पता है साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे CHO ग्रुप होता है फर्स्ट कार्बन का, वो यहाँ पे बन जाता है CHOH एंड साइनाइड। ठीक है, ये बन जाता है, ये है आपका हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। इसके साथ क्या होगा, ये CHO ग्रुप क्या होगा आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बस समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। मैं हमेशा कहती हूँ ये क्वेश्चन को, इस टॉपिक को छोड़ने की गलती ना करें। नाउ सेक्शन सी, a solution is prepared by dissolving 5 gram of non-volatile solute in 200 gram of water। ठीक है, कोई 5 ग्राम का सोल्यूट है, आपको मास दे दिया गया है। ठीक है, उसको डिसॉल्व किया जा रहा है, जो कि एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, 200 ग्राम के वाटर के अंदर, जो कि वोलेटाइल है। ठीक है, इट हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 मिलीमीटर Hg यानी कि मरकरी एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। आपको दिख रहा है कि हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया गया है, यानी कि आप कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज फॉर द, आपको जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो वाला, दैट इज P0 माइनस P1 अपॉन P0। ठीक है, यहाँ पे वन लगा लीजिए, P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट। समझ में आया, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। ठीक है, आपको मास दे रखा है सोल्यूट दैट इज 5 ग्राम, आपको मास दे रखा है सॉल्वेंट का दैट इज 200 ग्राम, आपको वेपर प्रेशर दे दिया है किसका, आपके इट हैज़, यानी इट हैज़ मतलब सोल्यूशन का आपको दे रखा है दैट इज 31.84। आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर यानी कि P1 नॉट आपको दे दिया है 32 mm Hg, और P1 आपको दे रखा है 31.84। सारे वैल्यूज को पुट करिए, आपका आंसर आएगा 90 ग्राम पर मोल। ओके, सोल्व कीजिएगा आप इसको, मैंने फॉर्मूला बता दिया, सारी वैल्यूज आपको बता दी, आपको आंसर भी बता दिया है। इसके बाद है आपका द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl इज गिवन टू यू, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बड़ा इजी फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी के लिए, कप्पा अपॉन सी। ठीक है, कप्पा अपॉन सी यानी कि कैसे लिखोगे, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है, कप्पा आपको दे रखा है यहाँ पे, दैट इज कंडक्टिविटी 2.48 इंटू 10⁻⁻2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी दैट इज गिवन टू यू 0.2। सॉल्व कीजिए, आपका मोलर कंडक्टिविटी निकल कर आएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद पूछा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले निकाल लीजिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोल्ड-रोच लॉ लगाकर, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द अनायंस। ठीक है ना, उसे सॉल्व कीजिए। कैटायन अनायन कहाँ से निकल कर आएंगे, आपके KCl से। KCl है आपका, आपको दे रखे हैं, देखो यहाँ पे K प्लस का और Cl नेगेटिव का, पुट कीजिए प्लस वाला यहाँ पर K प्लस का और Cl नेगेटिव का यहाँ पे पुट कीजिए। आयंस आपके 1 ही है, तो वो तो कैटायन एनायन के नंबर आपको 1 ही लिखने पड़ेंगे। सॉल्व करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, आपका आंसर आएगा 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब क्योंकि ये हमने क्यों किया, हमें निकालना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बस ऊपर लिखिए 124, नीचे लिखिए 150, आपका आंसर आ जाएगा 0.826 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, चलिए वेरी गुड। नाउ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 40 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। एवरी टाइम क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाते हैं बच्चा। आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, आपको दे रखा है 25% रिएक्शन कंप्लीट होती है 40 मिनट्स में, तो टाइम तो आपको 40 मिनट दे रखा है, 25% कंप्लीट होती है। ठीक है, यानी कि पहले कितनी थी 100, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, 25% कंप्लीट होने का मतलब है कितना बची रिएक्शन,
क्योंकि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लिखते हैं, तो नीचे आएगा आपका 75। ठीक है, सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपका जो के निकल कर आएगा दैट विल बी 0.0069 मीटर इनवर्स, जो कि यूनिट है आपकी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा है किस टाइम पे रिएक्शन 80% कंप्लीट होगी, तो फिर से इस रिएक्शन के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर अपना इस वैल्यूज को पुट कीजिएगा। 80% कंप्लीशन पूछ रहा है, तो ऊपर यहाँ पे अब की बार क्या आएगा, 100 ही रहेगा। नीचे क्या आएगा, 80% कंप्लीट होने की पूछ रहा है, यानी कि कितना बचेगा, आपका बचेगा 20। रिमेनिंग लिखते हैं नीचे, हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है। आपको सारी लॉग की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ये भी मेहनत आपकी बच गई। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को पुट करिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, टाइम जो निकल कर आएगा दैट विल बी 230.3 मिनट, इतना आपका निकल कर आएगा। ठीक है बच्चा, 25 क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 occurs in the hydrolysis of 2-bromobutane to form प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, आपको हाइड्रोलिसिस करना है 2-ब्रोमोब्यूटेन का, ब्यूटेन 2 ऑल को बनाने के लिए, जो कि डेक्स्ट्रो और लिवर रोटेटरी का आपको साइन दे रखा है, डी और एल का। ठीक है, तो कौन सा होगा बेटा, SN1 रिएक्शन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा क्यों, रीजन आपको देना है, क्योंकि आपको एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है जो कि प्लानर होगा। ठीक है, जो कि दोनों ही साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि आपको प्लस माइनस देने का मतलब देखो यहीं पे समझ जाना था कि SN1 रिएक्शन है जहाँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, 2 स्टेप रिएक्शन परफॉर्म होगी बेटा। और जहाँ पे आपका कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन कौन सा होता है, जहाँ पे आप लोग कार्बन की चारों वैलेंस की डिफरेंट रखते हो। ठीक है, वहीं पर कायरलिटी ऑब्जर्व की जाती है, वहीं पे रोटेशन होती है आपकी इन्वर्जन और रिटेंशन की, समझ रहे हो, तो इसीलिए वहाँ पर आपका SN1 रिएक्शन होता है। तो ये सभी रीजंस आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, what happens when chlorobenzene and methyl chloride are treated with sodium metal in dry ether? इतना इजी क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन है आपके पास, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड है, रिएक्शन करानी है सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन दिए बेटा, इतना इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। देखिए जरा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है आपका 2Na 2Cl के साथ चला जाएगा और टॉल्विन बन जाएगा मिथाइल बेंजीन के ऊपर, तो इट विल फॉर्म द टॉल्विन। सिंपल है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। ठीक है, अभी देखो मेरे बार बार बोलने के बाद भी अगर बच्चा करके नहीं जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर से आई हुई है राइमर टाइमन रिएक्शन एंड कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, राइमर टाइमन में फिनोल की हेल्प से आप सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं और कोल्बे रिएक्शन में फिनोल की हेल्प से आप सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ऑब्वियसली क्या यूज करोगे बेटा, ब्रोमीन वाटर। एक्सेस में ब्रोमीन वाटर आपको चाहिए, क्योंकि आपको तीनों ही पोजीशंस पे ब्रोमीन को लगाना है। तो एक्सेस ब्रोमीन वाटर जब आप ऐड करोगे तो आपका फिनोल से वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ कन्वर्जन करनी है, बेंजोइक एसिड को बेंजोल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल है, सबसे पहले बेंजोइक एसिड को आप लिखिए, दैट इज COOH। ठीक है, इसमें डाल दीजिए SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ऑब्वियसली आपका जो OH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका Cl में, यानी कि बन गया बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसका रिडक्शन कर दीजिए, डाल दीजिए हाइड्रोजन पैलेडियम। ठीक है, आपके बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। सिंपल है, आपका बन जाएगा अब बेंजल्डिहाइड। ठीक है, सिंपल है आपकी रिएक्शंस। इथेनॉल टू प्रोपेनॉन, एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करना है आपको, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका 2 नंबर ऑफ कार्बन से 3 नंबर ऑफ कार्बन में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हुए ये काम करना पड़ेगा। कॉमन सेंस लगानी पड़ती है बेटा, और वो कॉमन सेंस प्रैक्टिस से आती है। C2H5OH है आपके पास, सॉरी एल्डिहाइड है ना, इट इज CH3CHO, इट इज मिथेनॉल। ठीक है, डाल दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। एक ही कार्बन चाहिए तो एक ही कार्बन का हम रिएजेंट को ऐड करेंगे। आपको पता है हाइड्रोलिसिस भी करना होता है H+ की प्रेजेंस में, तो वो साथ में कर दो आप लोग। आपका यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, ठीक है ना, और आपका बन जाएगा CH2OH। आपका यहाँ से फिनोल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा।
बस फिर तो सिंपल है, PCC डाल दीजिए, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कन्वर्ट कर देगा इसको कीटोन के अंदर। तो आपका बन जाएगा CH3COCH3। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद है एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, एसिटोफिनोन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है बेटा। एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपका बेंजीन ग्रुप पे एसिटाइल यानी कि COCH3 इस तरह से ग्रुप होता है एसिटोफिनोन। ठीक है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले डाल दीजिए पोटेशियम पर मैंगनेट विद KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपका बनेगा पोटेशियम बेंजोइट COOK। ठीक है, अब तो इजी दिख रहा है, सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आपका पोटेशियम चला जाएगा और आ जाएगा हाइड्रोजन, इट इज बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चा। नाउ ब्रोमोबेंजीन टू 1-फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन है आपके पास, ये रहा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना, डाल दीजिए मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, आपका बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, चाहे तो एक साथ भी कर सकते थे आप। ठीक है ना, यहीं पर डाल दीजिए आप एल्डिहाइड, दैट इज CH3CHO, इथेनॉल को ऐड कर दीजिए। क्या बनेगा आपका? यहाँ पर OH आ गया पहली बात तो। ठीक है, और जो OH है उसके बीच में आपका ये वाला ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा? ये बनेगा आपका CH3 और यहाँ पर आपका OH। तो यही आपको चाहिए था, दिस इज 1-फिनाइल इथेनॉल। ठीक है बेटा, रिएजेंट्स ना स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, वो एक ही काम करते हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है 12th के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से ही आपको रिएजेंट्स के वर्किंग को लर्न करना होता है और आपका रिजल्ट आ जाता है। नाउ आपको स्ट्रक्चर्स बताने हैं A, B एंड C के। देखिए, तो अभी ऊपर ही क्वेश्चन किया है, सेम आ गया, क्लोरीन को हटा के यहाँ पे साइनाइड लग जाएगा। ठीक है, अब आपका बन गया साइनोइथेन। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? साइनाइड को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो आपका साइनाइड है ना CN, उसे कर देगा CH2NH2, बाकी पीछे वाला सेम रहेगा। ठीक है, अब दिख रहा है आपको नाइट्रस एसिड आपको डालना है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तो ये बनाएगा CH2OH, NH2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली NH2 एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, NO2 की जगह बन जाएगा NH2। अब दिख रहा है आपको ये आपका सैंड में रिएजेंट है, तो ऑब्वियसली बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बनेगा इसका, एनिलीन का, है ना, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन गया। अब अपने ऐड क्या है? फिनॉल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनेगा आपका? यहाँ पे रिएक्शन हो गई कौन सी? कपलिंग रिएक्शन, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे एजोडाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का, बेंजीन के ऊपर, है ना, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे बेंजीन। ठीक है ना, और यहाँ पे इसके पैरा पे यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है बच्चा, कपलिंग रिएक्शन है पूरी की पूरी, एजोडाई का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से एप्लीकेशंस होती हैं बेटा, रिएक्शन सारी याद कर लीजिए आप बहुत अच्छे से, मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। नाउ सेक्शन डी, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके। वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कॉम्पाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट? बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, बस यही एक रीज़न है। व्हाट इज द कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स? इसका रीज़न क्या होता है बच्चा? पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। ठीक है, डिफाइन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक साइज और आयनिक साइज। ठीक है, फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम, इट इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हाउ डज इट अफेक्ट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज? एटॉमिक रेडियाई ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर वेरी सिमिलर। किसकी वजह से? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इन एक्वस मीडिया विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम +2 और Fe+2 एंड वाई, इनमें से दोनों में से कौन है एक्वस मीडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और है तो क्यों है? आंसर है क्रोमियम +2। क्यों बेटा? क्योंकि ये D4 से D3 में आने की कोशिश करता है, यानी क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में आने की कोशिश करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन हो गया ना खुद का, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन Fe+2 के केस में D6 से D5 में आने की कोशिश करेगा Fe+3 के लिए। ठीक है ना, तो एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं जहाँ पे D3 इज मोर स्टेबल
एज कम्पेयर टू D5। ठीक है, ये D3 में आएगा और Fe+3 D5 में आएगा एंड D3 इज मोर स्टेबल इन एक्वस मीडिया। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप सभी बच्चों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स। बेटा जिनकी ज़रूरत हमें बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, अपने फूड में ज़रूरत होती है खाने की, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमारी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए, दोज एमिनो एसिड्स आर नोन एज एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स, व्हाट इज मेंट बाय ज्यूटर आयन फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स। मैंने कई बार बताया है, ज्यूटर आयन क्या होता है, डाइपोलर आयन फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, जिसमें कि दोनों एनायंस और कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपका COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच फॉर फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कौन से होते हैं, केराटिन, मायोसिन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन से होते हैं, एल्बुमिन, इंसुलिन। कोई भी एक आप लिख सकते हो। What type of linkages hold monomers of proteins together? आपके पेप्टाइड लिंकेजेस होल्ड करते हैं प्रोटीन्स के मोनोमर्स को। ठीक है, What is the structural feature which characterizes a reducing sugar? यानी कि रिड्यूसिंग शुगर का ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो एक स्पेशल फीचर है, उसका स्ट्रक्चर आपको बताना है, क्या स्ट्रक्चर उसका होता है। बेटा वो फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। ठीक है, What is the structural difference between न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। बच्चे न्यूक्लियोसाइड में शुगर लिंक होता है नाइट्रोजनस बेस से, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, अगर और डिफरेंस की बात करोगे, न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 5th पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी से अटैच होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड में आपको जो फॉस्फेट है दैट ग्रुप इज अब्सेंट। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप ही अटैच होता है आपके शुगर मोइटी के 5th वाले पोजीशन से। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ सेक्शन ई, कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। EMF का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज सबसे पहले इनोड सेल निकाल लेंगे। ठीक है, E कैथोड माइनस E एनोड करके, उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन आप यूज करेंगे, इनोड सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक है, उस फॉर्मूले से सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 0.419 वोल्ट। ठीक है बच्चा, स्टेट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ क्या कहता है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, सीरीज में कनेक्ट होते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस, वेट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, या फिर वेट ऑफ गैस दैट इज लिबरेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल द pH ऑफ aqueous solution NaCl इज अफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। जो pH ऑफ सोल्यूशन है दैट विल इंक्रीज, pH इंक्रीज हो जाएगा बच्चा। ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा G नॉट एंड लॉग Kc। अगेन सेम फॉर्मूला, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। ठीक है, वैल्यू इसको पुट करिए, इनोड सेल की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड करके। बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आंसर आएगा इसका 42, जो कि लॉग Kc की वैल्यू है। ठीक है ना, लॉग Kc निकालना है, Kc नहीं लॉग Kc। लॉग Kc की वैल्यू 42 है, और डेल्टा G की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी माइनस 239320 जूल पर मोल। ठीक है, राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल्स ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 एडवांटेजेस हैं वो है कि मोर एफिशिएंसी होती है फ्यूल सेल की, एंड दीज आर पोल्यूशन फ्री। ठीक है, हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू O2। ठीक है, वाटर का आप ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो आपका जो रिएक्शन है वो होगी O2। ठीक है ना, अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो आपके पास कितने बैलेंस करोगे 2 ऑक्सीजन के लिए, तो 2 यहाँ पे आप लगाओगे, समझ रहे हो, तो कितने हाइड्रोजन हो गए आपके पास 4 हो गए, तो आपके पास आ गए 4H+। ठीक है, अब जरा इलेक्ट्रॉन्स देखो, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, आपके 4+ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे न्यूट्रल करने के लिए आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे, तो 4+ और 4- आपके 0 हो गए। ठीक है,
तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि 4 फैराडे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हमसे पूछा है कि 1 मोल ऑफ वाटर के लिए, हमने 2 मोल्स के लिए निकाला है, 2 मोल्स के लिए 4 फैराडे है, तो 1 मोल के लिए कितना हो गया आपका? 2 फैराडे। समझ में आया? तो बस फैराडेज ही पूछे थे आपसे, सो इजी क्वेश्चन। ठीक है, नाउ आपको बताने हैं मेजर प्रोडक्ट्स। KMnO4 और KOH की रिएक्शन आपको करनी है, सिंपल है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा, CH2CH3 आपका बन जाएगा COOH। फिर आपके पास डायल्यूट NaOH ये दे रखा है आपको, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन करवाई गई है यहाँ पर। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, मैं बना देती हूँ, बेंजीन है, उसके ऊपर CH है, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2। ठीक है, इसके साथ लगेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगेगा आपका CH3, क्योंकि एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। ठीक है, अब आपको रिएक्शन करानी है, ब्रोमिनेशन कराना है बेंजोइक एसिड का, तो ऑब्वियसली मेटा पे यहाँ पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा, क्योंकि आपका कार्बोनिल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट, डिस्टिंग्विश करना है आपको। एसीटोन दे रखा है, ठीक है ना, कीटोन दे रखा है, आपको इस वाले कीटोन से इसकी डिफ्रेंसिएशन करने, तो दिख रहा है आपको COCH3 ग्रुप है, तो ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट आपको देगा, जबकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे COCH3 ग्रुप नहीं है। अब दिख रहा है कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो यहाँ पे आपका टोलेंस टेस्ट, फीलिंग्स टेस्ट दोनों ही आप परफॉर्म कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, गिव रीजन, सेमी कार्बाजाइड के अंदर सिर्फ 1H2 ग्रुप ही इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन में। बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया है बेटा, क्योंकि जो NH2 ग्रुप होता है ना, जो कार्बोनिल ग्रुप के बराबर में होता है, वही इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रेजोनेंस होता है बेटा, रेजोनेंस की वजह से सिर्फ एक ही NH2 ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि कार्बोनिल ग्रुप के पास होता है। समझ में आया? ठीक है, एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन टुवर्ड्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। क्यों? क्योंकि बेटा इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी है, आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसको ना स्टेरिक हिंड्रेंस पसंद नहीं होती। तो एसिटल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन है यहाँ पर, जबकि यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन लगे होते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने के लिए मिलती है, 2 कार्बन है यहाँ पे एसिटल्डिहाइड में। ठीक है ना, तो इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन? एसिटल्डिहाइड। नाउ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको अरेंज करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इट इज़ मोर एसिडिक। ठीक है, इसके बाद आपका बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन आपका मिथेनोइक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका मिथाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन से रिएजेंट से आप साइनाइड को, एल्कीन है, डबल बॉन्ड साइनाइड है, इसे आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे। तो बच्चा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका सिंपल रिएक्शन है, कौन सी वाली? डिबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उसको आप यूज़ कीजिए डायरेक्ट आपको, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो उसको आप इग्नोर कीजिए। सिंपल देखिए, साइनाइड को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड के अंदर, तो बस आपका PCC, ठीक है, या फिर डिबाल H आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए। ठीक है, वैसे बेटर आपका डिबाल H ही रहेगा। ठीक है, अब रिएक्शन लिखनी है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। आपका अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड रेड फॉस्फोरस हैलोजन की प्रेजेंस में अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। RCH2COOH है। ठीक है, यहाँ पे X2 आपको हैलोजन चाहिए, रेड फॉस्फोरस चाहिए। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करना है, कन्वर्ट होगा किस में? आपका यहाँ पे हैलोजन और यहाँ पे COOH, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, नाउ IUPAC नेम बताना है आपको अपने इस मॉलिक्यूल का। इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चा? इसका IUPAC नेम होगा, आपको दिख रहा है, एक्वा साइनाइडो, ठीक है, बिस इथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी? क्योंकि आपको साइनाइड -1 में हो गया, ये +2 में हो गया, सॉल्व कीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3। Why is geometrical isomerism not possible in tetrahedral complexes having 2 different types of unidentate ligands coordinated with the central metal ion? Because the same relative positions, किसकी वजह से? सेम रिलेटिव पोजिशंस की वजह से, किसकी? यूनिडेंटेट लिगेंड्स जो कि अटैच्ड है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उनकी सेम पोजिशंस होती हैं, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल हैविंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नाउ अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी? जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, यानी कि साइनाइड। उससे कम है अमोनिया की और सबसे कम है फ्लोरीन की। कितना ईजी है पहचानना। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। सिंपल है, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, दैट विल बी 0। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी आपको गिवन है। उसकी लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बोनिल आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा, जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक होगा। और जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो होगी आपकी sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दिख भी रहा है आपको। और पेयरिंग की वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिखाएगा। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल? बेटा ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है? आपका ये, क्योंकि ये वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बीडेंटेट लिगेंड एंड बाइडेंटेट लिगेंड? बेटा ये वो लिगेंड्स होते हैं जो जहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बाइडेंटेट कौन से होते हैं? जहाँ पे आपके पास मेटल के साथ दो डोनर एटम्स अटैच होते हैं। ठीक है। आपको लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG। ठीक है, जिसमें कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर लिखनी है जब डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो और डेल्टा O लेस हो पेयरिंग एनर्जी से। तो बेटा जब पेयरिंग एनर्जी कम होती है ना, तो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे पेयरिंग ज़्यादा होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G5 और EG0। और जब पेयरिंग ज़्यादा होती है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? T2G3 EG2, क्योंकि वहाँ पेयरिंग नहीं होती। समझ में आया? तो बेटा ये थे हमारे 2024 का सेट नंबर 3 के PYQ के क्वेश्चंस। ठीक है, जो मैंने सारे यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं आप सभी लोगों के लिए। फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और प्लीज़ बेटा लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि सब्सक्रिप्शंस जो सब्सक्राइब किए हुए बच्चे होते हैं वो कम है, नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ वो भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए होप सो आप करेंगे ऐसा, लाइक भी करेंगे, ताकि मैं और इंस्पायर हूँ अपनी अच्छी वीडियोज़ को बनाने के लिए, आपको और अच्छी वीडियोज़ देने के लिए, अच्छे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बेटा, बाय।